हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। सॉरी फॉर द लेट। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न आप सभी को शायद पता ही है कि मेरा रेलवे का ट्रेनिंग चल रहा था, फिर उसी बीच एग्ज़ाम होना था। तो अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया और पोस्टिंग भी हो गई है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को आपके लिए कंटिन्यू लेकर आऊँगा। तो अब हम सारे जो टॉपिक्स रह गए थे उसका कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तो आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी को 15 अगस्त अर्थात गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करूँगा कि आप अपना पढ़ाई भी अच्छे से जारी करके रखे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी रख रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम महिला सुपरवाइज़र के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो महिला सुपरवाइज़र का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन लाऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा लेवल एकदम इजी नहीं था। जो सीजीपीएससी का जो सीसेट वाला पोर्शन होता है उस लेवल का क्वेश्चंस को इसमें डाल दिया गया था और हो सकता है इस बार भी वैसा क्वेश्चन देखने को मिले या फिर हो सकता है ईजी भी मिले। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो वीडियो जो 2022 में जो पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा कि उस टाइप के जो प्रश्न होंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि वो क्वेश्चंस इतने भी हार्ड नहीं थे, परंतु अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना सकते थे आसानी से। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर कुछ नया टाइप का लगे कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है तो आप प्लीज़ कॉपी पेन निकाल कर रखें और नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के माध्यम से भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम मेन कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो आपको तैयार रहना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, और ये तभी आपके अंदर डेवलप हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। तो आज का जो महिला सुपरवाइजर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन था जो कि 86 नंबर क्वेश्चन था वो इस प्रकार है कि किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, और बचा हुआ जो शेष भाग है उसको 2% हानि पर बेचा गया। बेचने के बाद भी कुछ लाभ मतलब 400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए कि माल का कुल मूल्य कितना था, मतलब जो प्रोडक्ट था जो सामान है वो कुल कितने रुपए का था। ठीक है, हमको वो बताना है। उसके मतलब मान लो कि कुछ पैसा है, मतलब कुछ मतलब जो भी हमारा कंसाइनमेंट होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा या माल होगा, कुछ ना कुछ मूल्य का होगा, तो मूल्य को ही पता करना है। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शंस के माध्यम से हम करते हैं, मेन मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन ऑप्शन से मुझे लगा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो माल है, देखिए यहाँ से कोई भी ऑप्शन को आप उठा के आप ट्राई करेंगे और कैसे सॉल्व करना है इसको देखना है। तो मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी कितना है, 15,000 रुपये। हम ये मान के चलते हैं कि कुल जो माल है उसका कुल मूल्य कितना है, 15,000 रुपये। तो इस 15,000 रुपये का 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचेंगे और इस 15,000 का देखिए कोई भी सामान अगर एक है तो इस एक का एक भाग अगर 2/3 है तो जो दूसरा भाग बच जाएगा वो क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, क्योंकि इस 2/3 और 1/3 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर है, मतलब एक पूरा कोई कंसाइनमेंट है उसका 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेच रहे हैं तो बच गया कितना, 1/3 भाग। इस 1/3 भाग को हम 2% हानि पर बेच रहे हैं। इस प्रक्रिया में लाभ कितने का मिल रहा है, 400 रुपये का लाभ हो रहा है। अब बताना है कि क्या मूल्य होगा, तो हम इसको 15,000 लेके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो एक सामान है, वो 15,000 रुपये का हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम दोनों केस में हम विक्रय मूल्य निकालेंगे कि जब 5% लाभ पर बेचेंगे तब विक्रय मूल्य कितना है और जब 2% हानि पर बेचे तब विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, और लाभ 400 का, तो हमको पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य तो हमको ये मान के चल रहे हैं कि 15,000 रुपये जो है इस माल का कुल कीमत है, लागत मूल्य है या क्रय मूल्य है। अब दोनों केस में विक्रय मूल्य निकाल के अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद इस क्रय मूल्य से मतलब 15,000 से 400 रुपये अगर ज़्यादा आ जाता है तब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो 15,000 रुपये है, ठीक है, ये 15,000 रुपये, इस 15,000 का 2/3 भाग
ठीक है, मतलब इसका 2/3 भाग, ये इतना रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया 2/3 भाग का। इसको हम कितना लाभ पर बेच रहे हैं, 5% लाभ पर। तो ये हमारा टोटल जो एक क्रय मूल्य हो गया 2/3 भाग का, 5% लाभ पर बेच रहे हो, मतलब इसका 105% निकाल दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा 2/3 भाग का विक्रय मूल्य आएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ये देखिए 3 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा। 50, 2 और 105, इसका अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10,500। ठीक है, 10,500 रुपये, मतलब 2/3 माल जो है उसको बेचने पर हमको 10,500 रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। इसको मैं SP1 कर देता हूँ। अब शेष 1/3 भाग बचा है, मतलब तो 15,000 का 1/3 भाग। ठीक है, 15,000 का 1/3 भाग, ये हो गया शेष जो बचा हुआ उसका क्रय मूल्य। अब इसको हम कितने पे बेच रहे हैं भाई, 2% हानि पर, तो 100 - 2 मतलब 98% पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमको जो मिलेगा SP2 मिलेगा, जो 1/3 बचा हुआ है उसका विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से 2 से 2 जीरो कट गया, ये 50 दिया 150, 50 बार में कट गया। 50 और 98 का जब अगर गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा ये मिलेगा 4,900 रुपये। ठीक है, कितना मिलेगा, 4,900 रुपया हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था 10,500, ये मिला 4,900 रुपये, मतलब ये 2/3 माल को बेचे तो इतना रुपये मिला, फिर बचा हुआ 1/3 जो कंसाइनमेंट है माल है उसको बेचे तो हम 4,900 रुपये मिला, मतलब कुल हमारा विक्रय मूल्य कितना मिला। तो SP1 और SP2 को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल विक्रय मूल्य कितना मिला, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, मतलब 10,500 प्लस 4,900, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10 और 4 14,000 और 9 5 14, मतलब 15,400 रुपये। ठीक है, 15,400, मतलब हमने यहाँ पे चेक किया था इस पॉइंट को कि ऑप्शन नंबर बी को, कि हमने ये मान के चला कि 15,000 जो है माल का कुल मूल्य है, और उसको हम जब बेचा, इन दोनों जो विक्रय मूल्य दिया था दोनों लाभ आने पे, तो 15,400 रुपये में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ देखिए, 15,000 में हमने खरीदा था या फिर लागत मूल्य था, और 15,400 में हमने बेचा, तो लाभ यहाँ पे हमको मिल गया 15,400 माइनस 15,000 हमने किया तो हमको मिल गया 400 रुपया। तो यहाँ पे तो बोला ही था, इस प्रकार हमारा जो गिवन 400 रुपया था वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, हम जो क्वेश्चन दिया था उसका, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा इसका। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्व करने आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना। मेन मेथड से भी इसको कर सकते थे, कैसे करते, देखिए 400 का अंतर होना चाहिए ना, तो ये दोनों का जो विक्रय, यहाँ 15,000 की जगह x लेते, यहाँ भी x लेते, यहाँ भी x लेते, फिर सॉल्व करते, दोनों को जोड़ के ये वाला पार्ट मिलता। ठीक है, और हम यहाँ पे जो 15,000 ले रहे हैं उसके जगह x ही लेते, तो ये दोनों को जोड़ने पर जो यहाँ पे x के रूप में आता, उसमें हम ये वाला x को घटाते और बराबर 400 रुपये करते, तब भी हमारे जाके 15,000 रुपये आ जाता। परंतु ये वाला मुझे ईजी लगा, इसलिए मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न है। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यह अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य 1,400 रुपये है तो उसने सूटकेस को किस मूल्य पर खरीदा होगा। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी भी क्वेश्चन। देखिए इस पेपर में जो क्वेश्चन आया था सारे क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बहुत ज़्यादा इजी थे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या बोला है कि जो गौरव है एक अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे मान लो कोई सामान खरीदे, इस सामान के ऊपर जो कीमत लगा होता है, टैग लगा होता है, उसको हम मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं, या टैग प्राइस भी कहते हैं। तो इसका जो भी कीमत रहा होगा हमको नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे MP को, मतलब जो कीमत है उसको MP मान लेते हैं। अब वो क्या किया, जो दुकानदार है पहले तो इसको 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, पहले इसको 20% का डिस्काउंट दिया, और इसके बाद जो डिस्काउंट करने के बाद आया उसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया, 2 बार डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब बोला है कि जो अंकित मूल्य था, ये MP है, वो 1,400 रुपया था। ठीक है, 1,400 रुपये था। तो अब ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद वो जो अंकित मूल्य कितना, मतलब जो गौरव है उसको कितना में उसको खरीदना पड़ा, कितना रुपए देना पड़ा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, रेशियो मेथड से मैं बताया था क्या, कि पहली बार कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 20%। 20% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 20/100
काटेंगे तो एक बार में और 5 बार में, मतलब 1/5 होगा। इसी तरह दूसरा जो डिस्काउंट है 10% का है, 10% का मतलब 10/100, काटेंगे तो 1/10 मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 5 था। ठीक है, देखिए ध्यान से, 1/5 मतलब ये 5 था, 5 में 1 का डिस्काउंट हुआ, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे देखिए, नीचे 5 ये अंकित मूल्य और 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो 5 में 1 डिस्काउंट किए तो बेचा कितने में, 4 में। 5 अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। दूसरा डिस्काउंट में ये 10 और 1 है, ये 10 अंकित मूल्य हो गया, ये 10 और 1 कम करिए मिलेगा 9, ये 9 हमारा हो गया विक्रय मूल्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब नीचे वाला हमारा अंकित मूल्य है, ऊपर वाला छूट है, और घटा देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। दूसरे केस में भी वैसे ही। अब अगर यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। क्लियर है इतना? अब बस यहाँ पे काट पीट के नहीं भी काटेंगे तब भी चलेगा। तो 5 5 का गुना कितना हो जाएगा, 25, और 9 दूनी कितना हो गया, 18। ठीक है, मतलब कहने का कि जो सामान था उसका अंकित मूल्य 25 इकाई था, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, और 18 जो हो गया ये विक्रय मूल्य हो गया। मतलब 2 बार क्रमिक छूट देने के बाद 18 इकाई में उस वस्तु को गौरव ने खरीदा था। अंकित मूल्य ये 25 की जगह हमको क्वेश्चन में दिया है 1400 रुपये, तो ये हमारा 1400 रुपये हो गया। ठीक है, कितना गुना है, 25 से अगर 1400 को आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 56। ठीक है, 56 गुना, मतलब कहने का कि 1 इकाई जो है वो किसके बराबर है, 56 रुपये के बराबर है। तो हमारा जो गौरव है वो खरीदा कितने में, 18 इकाई में खरीदा था ना, तो इस 18 में भी हमको 56 का गुणा करना पड़ेगा। करेंगे तो 18 छिक्का 108, 10 हो गया, 18 पच्चीस 90 और 10 100, मतलब 1008 रुपये में उस वस्तु को गौरव ने खरीदा था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 है कि इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, एक कमरे की चौड़ाई, ठीक है, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। ठीक है, एक कमरा का जो एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, मतलब क्या, इसको समझिएगा कि लंबाई L मान लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से आधा अधिक, मतलब चौड़ाई का आधा कितना, b/2। b चौड़ा मान रहा हूँ तो b/2 उसका चौड़ाई आधा हो गया, तो लंबाई कितना हो गया, चौड़ाई प्लस चौड़ाई का आधा। मतलब इसको अगर सिंपली ऐसे लिखा जाए तो L बराबर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और b, 2b प्लस 3 प्लस b, 3b/2 मिलेगा। ठीक है, मतलब b का 1.5 गुना, कहने का मतलब यही हो गया। ये पहला चीज़। दूसरा बोल दिया कि कमरे के कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपये है। अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, नोट डाउन करते चलेंगे, इसके बाद मैं एक बार इरेज करूंगा क्योंकि हो सकता है स्पेस कम पड़े। अब ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है कि एक कारपेट बिछाना, मतलब कमरे का जो नीचे का फर्श होगा, ठीक है, नीचे का जो फर्श होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल पर कारपेट बिछाया गया। जब कारपेट बिछाए तो इस पूरे कारपेट को बिछाने में 270 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, 270 रुपया पूरा खर्च हुआ। और क्या बोला है कि 1 वर्ग मीटर, मान लो ये 1 वर्ग मीटर है, तो इस 1 वर्ग मीटर में कारपेट बिछाने पे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा हुआ। टोटल खर्च कितना, 270 रुपया, 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया, तो इसका हम क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारा जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। सरफेस कैसे क्षेत्रफल निकालोगे भाई उसका, तो कुल खर्चा हो गया, मतलब कुल खर्च 270 रुपया। ठीक है, और 1 वर्ग मीटर पे खर्च कितना, 5 रुपया। अब इसको काट देंगे तो 5 पचे 25 और 2 5 20, 54। ठीक है, 54 वर्ग मीटर जो है ये वाले का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये हमारा लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, मतलब ये L और ये B। L और B का गुना कितना हो गया, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, L और B का गुना हो गया 54। ठीक है, 54 वर्ग मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, क्षेत्रफल मतलब टोटल जो खर्च हुआ है इस क्षेत्रफल को लगाने में 270 रुपया, और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 5 रुपया, तो इस 5 से अगर 270 को भाग दिए तो टोटल 54 वर्ग मीटर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मिल गया, मतलब L इंटू B का मान निकल गया। आगे बोला है कि 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1720 रुपये है। यदि एक दरवाज़ा और 2 खिड़की
8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या होगा। मतलब L इंटू बी इंटू एच क्या होगा हमसे पूछा गया। तो देखिए L इंटू बी का गुना तो हमको मिल गया ना 54, ठीक है, L इंटू बी का गुना मिल गया है 54। तो ये 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 छिक्का 54 हो सकता है या 18 तिया 54 हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे, इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। बट इतना पता चल गया कि L इंटू बी का मान 54 आ गया है। H का मान क्या है हमको वो निकालना होगा। इसको भी हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, कैसे देखिएगा। अब अगला पार्ट देखिए, नीचे जो हमने यहाँ पे मैट बिछाया या फिर कारपेट बिछाया उसको तो हमको पता चल गया कि क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब जो 4 दीवारी होता है किसी कमरे का, जो 4 दीवारी होता है, ठीक है, ये जो इधर का ये चारों साइड का जो क्षेत्रफल होगा उसको टोटल पेपर चिपकाने में कुल क्षेत्रफल कितना लग रहा है, मतलब कुल पैसा 1720 रुपये लग रहा है। और 1 वर्ग मीटर के लिए कितना चिपकाने का कितना लग रहा है, 10 रुपया। तो हम क्या इस 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्या। 4 दीवारी का क्षेत्रफल केवल वही क्षेत्रफल है जिसमें हमने पेपर चिपकाया है, ठीक है, जिसके ऊपर पेपर चिपकाया। तो वो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खर्चा कितना हुआ 1720 रुपया। 1 वर्ग मीटर का कितना खर्च हुआ 10 रुपया। अब इससे 10 से भाग देंगे तो मिलेगा 172 वर्ग मीटर। मतलब कहने का कि 172 वर्ग मीटर में हमने पेपर चिपकाया है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे और दिया गया है, कुल 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये नहीं आया है। 4 दीवारों में ही केवल उसी पार्ट का क्षेत्रफल आया है जहाँ पर हमने पेपर चिपकाया है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दरवाज़ा और 2 खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 8 वर्ग मीटर। तो दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर तो हमने पेपर चिपकाया है नहीं। तो अगर हम पूरा 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, पूरी अगर 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो उसमें खिड़की दरवाजे का क्षेत्रफल भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब 172 प्लस 8 180 वर्ग मीटर, ये टोटल 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये हमको क्या मिला, देखिएगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया। ये होता है कितना आया हमारा 180 आया, 172 नहीं था क्योंकि 172 में खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा हुआ था, इसलिए हमने उसमें पहले 8 जोड़ा। अब जो यहाँ पे जो 180 वर्ग मीटर आया ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल आया। अब इसको देखिए काटते हैं, 2 देखिए 90 बार में कट गया। मतलब अभी तक हमको मिला L प्लस बी इंटू एच बराबर 90। देखिए अब यहाँ से हम ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ इसके बाद कैसे कि देखिए हमारे पास L इंटू बी का वैल्यू कितना है 54 है। क्लियर है, क्या है 54 है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन देके जाऊँ तो देखिए 9 छिका 54 हो जाएगा, मतलब 9 और 6 का गुना 54 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 9 और 6 15, यहाँ पे अगर मैं 15 रख दूंगा, ठीक है, 9 और 6 क्योंकि L प्लस बी है ना, तो ये 9 और 6 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा। 15 छिक्का 90 कट जाएगा और H का वैल्यू 6 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही है। ये वाला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 छिक्का 48 होता है 54 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसमें जाएंगे तो ये भी गलत, 8 चौके 32 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है। 9 छिक्का 54 यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद 9 और 6 15 यहाँ पे जोड़ेंगे और 15 और छिक्का 90 हो जाता है, जो कि ये आ जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। इतना ही करके हमको सॉल्व कर देना था। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करेंगे और फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप सब नोट डाउन करके रखें कि कैसे बनाना है इस टाइप के प्रश्नों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करना है। देखिए मिश्रण वाला मैं ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ जो कि ईजी थे। यहाँ पे 3 अलग अलग वाला नहीं था, तो इसको ध्यान से देखेंगे, मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका वीडियो को क्रॉप करके मैं इसका एक अलग से मिश्रण वाले में ही डाल दूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ा क्लियर ना आता हो। ठीक है, चलिए अब इसको समझिएगा कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के मैं और भी 4-5 क्वेश्चन का एक वीडियो ला दूंगा, तो आप वहाँ से आपका और भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए क्या है कि 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5। मान लो 3 अलग अलग टंकी है A B C। ठीक है, A B C, इन तीनों टंकियों में जो दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका अनुपात कितना है, मतलब 3:4:5। ठीक है, आयतनों का अनुपात है।
ठीक है, याद रखिएगा। मतलब पहले बर्तन में इस रेशियो में, दूसरे में इस रेशियो में, तीसरे रेशियो में, मतलब तीनों में आयतनों का जो अनुपात ये दिया है। क्लियर है इतना? अब इसको मैं एक शॉर्टकट तरीके से ही मैं बताऊंगा और उस तरीके को आप बना के रखिएगा, कैसे बनाना है उसको आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और देखिए हाँ, अब उसके बाद बोला है उन मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, मतलब पहला जो टंकी है उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे में 3:1 है और तीसरे में 5:2 है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टंकियों में दूध पानी का मिश्रण है। अब इन तीनों टंकियों का मिश्रण एक चौथी टंकी में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, चौथे टंकी के अंदर डाल रहे हैं, तो चौथे टंकी के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। तो इसके लिए एक थोड़ा टेबल के फॉर्म में लिख लीजिएगा। पहले हमारा मिश्रण जो होगा उसके लिखिएगा A B C, ये मिश्रण। अब इधर मिल्क और वाटर है, तो मैं लिखता हूँ ये मिल्क, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और वाटर। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया है वो लिखिए। पूरा तीनों अलग अलग टंकी में आयतनों का अनुपात 3, 4, 5 है, वो क्लियर है। पहली जो टंकी A है उसमें दूध और पानी का अनुपात देखिए 4:1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 और ये लिख दिया यहाँ पे 1। दूसरी जो टंकी है B उसमें है 3 और 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिख दिया 1। तीसरी टंकी में 5 और 2, यहाँ पे लिख दिया मैं 5 और यहाँ पे 2 लिख दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने अनुपात को एक साथ लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना है इसको। अब यहाँ पे एक और कॉलम बना लो टोटल आयतन के लिए। ठीक है, ये तो अलग अलग दूध और पानी का अलग अलग अनुपात है, लेकिन अगर टोटल की बात करूँगा तो देखिएगा 4 दूध है, 4 इकाई दूध है और 1 इकाई पानी है, तो 4 और 1 5, 5 इकाई हो गया पहले टंकी में। कुल आयतन कह लीजिए, आयतन का इकाई कितना हो गया 5। दूसरी टंकी में 3 और 1 4, तीसरी टंकी में 5 और 2 7। ये टंकियों में, अलग अलग टंकियों में कुल आयतन हो गया 5, 4, 7 के अनुपात में। ठीक है, लेकिन अब इन सबको मिलाना है, क्योंकि मिलाओगे तो एक कॉमन सी टंकी के अंतर्गत जाएगा, मतलब आयतन तो सबके लिए एक बराबर टंकी की तरह ही हो जाएगा ना। तो आपको करना ये है यहाँ पे कि ये वाला जो 5, 4, 7 है इसका पहले निकाल के आप लघुत्तम निकाल लीजिए। ठीक है, इन सब का पहले लघुत्तम निकाल के इनके आयतनों को हमको बराबर कर देना है। कैसे? 5, 4, 7। ठीक है, यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ लिखते जाइएगा, 5, 4, 7। इन तीनों का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो मिलेगा 140। ठीक है, 140, 140, मतलब ये हमको इन तीनों का आयतन मिल गया कितना, 140। क्लियर है इतना? अब देखिएगा हमको क्या करना है, क्योंकि देखिए हमारे पास रेशियो तो कैसा है, 3, 4, 5 के रेशियो में है ना भाई, लेकिन यहाँ पे तो 5, 4, 7 इस रेशियो में है। तो हमको 3, 4, 5 के अनुपात में ही इन आयतनों को बनाना है, इसीलिए हम इतना तिगड़म कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे भी मैं बताते जा रहा हूँ करते जाइए। ठीक है, 140 है, तो पहले इस अनुपात में बनाने के लिए हमको इन सबको 140, 140, 140 बना देना है। इसके बाद हम उस अनुपात में ऑटोमेटिक बना देंगे। तो अब आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए ये 140 है, इसको 140 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 140 बनाने के लिए, ये पहला है ना, पहला वाला है, पहला टंकी, पहले टंकी का आयतन 5 इकाई है, इसको 140 बनाने के लिए हमको 28 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का? 28 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 28 का गुणा कर रहे हैं, क्यों, कैसे पता चला, तो इस 5 से इस 140 को भाग देंगे तो 28 पंचे 140 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 28 का गुणा कर दिया। अगर आप यहाँ पे 28 का गुणा किए तो आप यहाँ भी 28 का गुणा करें, फिर यहाँ भी 28 का गुणा करना है आपको। क्लियर है इतना? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब B वाले में भी सेम करना, इसको भी 140 करना है। 140 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 से भाग दीजिए 140 को, 4 से 140 को अगर भाग देंगे तो मिलेगा 35, मतलब इसमें आपको 35 का गुणा करना है। अगर यहाँ 35 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 35 का गुणा करिए और यहाँ भी 35 का गुणा करना है। क्लियर है? कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो 5, 4, 7 है उससे इन सबको भाग दीजिए, जो आएगा उससे गुणा करते चले जाइए। यहाँ पे 7 है, इस 7 को 140 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 से 140 को भाग देंगे तो 20 सत्ते 140 होता है, तो 20 का गुणा आप यहाँ भी करिए, 20 का गुणा आप यहाँ भी करिए और 20 का गुणा यहाँ भी करिए। अभी तक हमने क्या किया, इसको सेम बनाया है, लेकिन हमारा जो ABC का जो आयतन आया है ये आयतन अभी 3, 4, 5 के अनुपात में हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तो ये बराबर हुआ है, 1, 1, 1 के अनुपात में हुआ है ना। अब इस अनुपात में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे 3 है
तो ए वाले में 3 है ना, तो ए के सामने वाले में 3 का गुणा करिए। अगर इसमें 3 का गुणा किए तो ये वाले में भी 3 का गुणा करिए और ये वाले में भी 3 का गुणा करिए। दूसरा में 4 था तो 4 का गुणा यहाँ भी, 4 का गुणा यहाँ भी और 4 का गुणा यहाँ भी। इसी तरह यहाँ पे 5 था तो 5 का गुणा यहाँ भी, 5 का गुणा यहाँ भी और 5 का गुणा यहाँ भी। ये इतना ही प्रोसेस करना था। अब इसमें हमारा काम बन जाएगा। हमको केवल मिल्क और वाटर का, अब चौथा जब टंकी में सबको हम डालेंगे ये तीनों मिश्रण को, तो किस अनुपात में मिलेगा उस चीज़ को समझना है। तो कैसे, अब 4, 3 और 28, 4, 3, 28, मैं यहाँ पे 4, 3 और 28, मैं इनको एक बात बदल ले रहा हूँ तो कि आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। 4, 3 और 28 इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 336, ठीक है। यहाँ पे 3, 35 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 420। 5, 20 और 5 का गुणा करेंगे तो ये तो 500 मिलेगा, ठीक है। ये मिल्क वालों का हो गया। वैसी तरह वाटर, दूध, पानी वाले में जाएंगे तो 28 या 84, इन तीनों का गुणा मिलेगा हमको 84। यहाँ पे 35 चौको और 1 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 35 दूनी 170 और 140 मिलेगा, ये हो गया 140। यहाँ पे 20 दूनी 40 पंचे 200, ये हो गया 200। क्योंकि हमको दूध और पानी से ही मतलब है इसलिए मैं ये वाले को काम नहीं करूँगा। ये वाला रेशियो हमारा 3, 4, 5 में बन गया है। अब इस सब को हम क्या कर रहे हैं, एक चौथे बर्तन के अंदर डाल रहे हैं। जब चौथे बर्तन के अंदर अगर डालेंगे तो दूध कितना हो जाएगा भाई, दूध का इकाई कितना होगा, तो इन सबको जोड़िए। 336, 420, 500 को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 1256, ठीक है, 1256 इकाई। इसी तरह 84, 140 और 200 को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 424 इकाई। ये कुछ इतना मिला। अब इन दोनों का जो अनुपात को हम सरल कर देंगे वही अनुपात में ये जो चौथी टंकी मान लो डी है तो डी में इसी अनुपात में मिलेगा, मतलब 1256 बटा 424, इसको 424, इसको सॉल्व करिए। तो 4 से कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल 4 से कटेगा। 4 तिया 12, ठीक है, फिर 14 चौके 56, फिर 4 से इसको भी काटते हैं, ये 106 बार में कटेगा। 2 से कट जाएगा, 2 15 दूनी 30, 2 सते 14 और 2 53 बार में, मतलब 157 अनुपात 53। इसी अनुपात में हमारा जो चौथा टंकी होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला 90वें नंबर का प्रश्न में, ठीक है। मैं इनको बदल लेता हूँ, ठीक है। चलिए 90 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब हमारा जो 90 नंबर का प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वह अनुपात क्या होगा जिनका अंतर 40 और मान 2:7 होगा। तो इसको ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए, जैसे 14 और 56, ठीक है, इन दोनों का अंतर 40 है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया। 15 और 56 होगा क्या, ठीक है, तो 15 और 56 का अंतर 40 है क्या, नहीं नहीं होगा। ये वाला सी को देखिए, 16 और 56, 16 और 56 का अंतर 40 होगा, बिल्कुल सही है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और मान 2/7 है, इसको करके देखते हैं, तो 16/56, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, देखिए 2/7 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ये तो ऑप्शन ही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं। 91 प्रश्न है कि एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी को तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। औसत चाल पे 2-3 तरह का प्रश्न पूछता है, तो मैं किसी एक वीडियो में ये औसत चाल पर ही बता दूंगा सॉल्व कैसे करना है, परंतु इस क्वेश्चन के लिए अभी क्या करना है वो देखिए। मान लेते हैं ए और बी 2 स्थान है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 150 किलोमीटर, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 किलोमीटर दिया है। अब एक यात्री है, मोटर यात्री, यहाँ से ए से लेकर बी तक जाता है, कितने चाल से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहाँ पे वापस यहाँ से बी से वापस आता है ए तक, कितने चाल से आता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो देखिए ये जाने और आने दोनों के समय अगर देखा जाए, गया और आया दोनों के दौरान दूरी बराबर ही तय किया है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अलग अलग दूरी तय करता हो और एक समान दूरी तय करता हो। तो जब समान दूरी तय, यहाँ से ए से बी तक गया तब भी 150 किलोमीटर दूरी तय किया, और बी से ए तक गया तब भी 150 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो जब बराबर दूरी ही तय करे और 2 अलग अलग चाल से, तब औसत चाल का फॉर्मूला होता है
2xy बटे में x प्लस वाई। कंडीशन कब लगाना है? अलग अलग दूरी के लिए ये फॉर्मूला मत लगा देना। कब? जब दोनों चालों के द्वारा समान दूरी को तय किया जा रहा हो तब इस फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, तो 2x मतलब पहला चाल 50, y मतलब दूसरा चाल 30 और नीचे में 50 प्लस 30, क्योंकि x प्लस वाई बोला तो 50 प्लस 30 हो जाएगा 80। अब इसको काट दीजिए, ये 40 दूनी 80 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 25 दिया हो गया 75, 75 बटा 2 भाग देंगे तो मिलेगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 92 पर। 92 प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको थोड़ा समझना है कि कैसे इसको हम ऑप्शन से बना सकते थे। देखिए, जब भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ट्राई करिए कि क्या ऑप्शन से बनाया जा सकता है क्या। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से अगर पकड़ लेंगे तो बहुत इजीली बना पाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग 55 है। मान लेते हैं दो संख्या x और y है। ठीक है, दो संख्या x और y है, तो पहला क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई दे दिया 55। ठीक है, तो हम लिखते जा रहे हैं जो भी हमको स्टेटमेंट दिया है, दो संख्याओं का योग 55 है तो हमने x प्लस वाई लिख दिया 55। उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 5 और 124 है। ठीक है भाई, पहले महत्तम मतलब x और y का जो महत्तम दिया है 5 और जो उनका लघुत्तम एलसीएम दिया है x और y का वो कितना दिया है 120। ठीक है, इतना ही चीज़ तो दिया है। अब उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो दो संख्या तो हमने x और y लिया है, तो x का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बटा x, y का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बटा y। तो मतलब हमसे इन दोनों का योग ही तो पूछा है कि 1 बटा x प्लस 1 बटा वाई, ये क्या होगा हमसे, ये पूछा गया है। ठीक है, ये तो जो संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो ये निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको और सरल कर लो। इसका गुणा इसके साथ तो x प्लस वाई का गुणा इसके साथ तो y और बटा में x और y का गुणा, मतलब इतना कोई तो निकालना है। अगर हम x प्लस वाई बटा एक्स वाई ये दोनों निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, x प्लस वाई तो हमको ऑलरेडी 55 दिया है ऊपर के लिए, एक्स वाई का वैल्यू नहीं पता, तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं जब एलसीएम इससे पढ़ाया था तो एक चीज़ बताया था कि अगर दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफलों के बराबर होता है। मतलब HCF कितना है 5, एलसीएम कितना है 120, बस यही तो x इंटू वाई है, बस काम खत्म। अब इसमें रख देते हैं वैल्यू, x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है 55, तो ऊपर में हो जाएगा 55। x इंटू वाई कितना है 5 गुना 120, तो नीचे हो जाएगा 5 गुना 120। सॉल्व कर दीजिए, 5 11 5 55, मतलब 11 बटा 120 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था ये। ठीक है, बस समझने का फेर होता है। चलिए अब हम 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि उसको कैसे हल किया जाए। 93 नंबर का जो प्रश्न है उसको भी मैं बता चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है और नए हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर जाके देखें। चलिए 93 नंबर का प्रश्न है कि 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1/2 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल के क्रमशः सीटी बजाते हैं। दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार एक साथ कितनी बार सीटी बजाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी से बन जाएगा। बस इसमें एक काम कर लीजिए कि जो यहाँ पे मिनट में घंटा में दिया हुआ है तो सबको पहले आप मिनट में ही बदल दीजिए। क्लियर है, सबको मिनट में बदल दीजिए। ये 30 मिनट तो एक है ही। ठीक है, पहला उपकरण जो है 30 मिनट के बाद बजता है, दूसरा 1 घंटा के बाद, तो 1 घंटा के वो हम 60 मिनट कर देते हैं। इसके बाद ये 1 से 1/2 घंटा, ये 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा का मतलब कितना 60 और 30 90 मिनट हो गया। और चौथा जो है 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 45 105। ठीक है, 105 मिनट के बाद, मतलब पहली घंटी 30 मिनट के बाद बजता है, दूसरी घंटी 60 मिनट के बाद, तीसरी घंटी 90 मिनट के बाद और चौथी घंटी 105 मिनट के बाद बजता है। अब ये चारों घंटियों को एक साथ पहली बार कब बजाया गया 12 बजे। अब अगली बार एक साथ कब बजेंगे तो वो निकालने के लिए पहले हमको इन चारों का एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम। ठीक है, तो 30, 60, 90 और 105 का लघुत्तम निकालिए। 30,
60, 90 और 105 का लघुत्तम निकालते हैं। चलिए हम इसको पहले 5 से भाग लगा देते हैं। 5 से भाग लगाए तो 5 × 30। दूसरा तरीका भी मैं बताया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेन मेथड ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में बनाते हैं। तो 5 × 30, 12 × 5 60, 18 × 5 90 और 21 × 5 105, यही होता है। अब फिर से इसको हम भाग देंगे। अब भाग देते हैं, चलो इसको हम 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 3 से भाग देते हैं। तो ये 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। देखिए हमेशा वही संख्या से भाग दीजिएगा जिससे कम से कम 2 जरूर भाग लगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 से अब लगा देते हैं। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 और 7 तो लगेगा ही नहीं, तो 7 को 7 हम लिख देते हैं। अब 5 3 2 2 3 5 इन सब का गुणा करिएगा। ठीक है, किसका किसका, 5 3 2 2 3 और 7, इन सब का गुणा अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 1260। क्योंकि ये सब मिनट में था तो यहाँ पे 1260 मिनट आया। मतलब ये चारों घंटियाँ जो है ना, 1260वां मिनट जब आएगा, ठीक है, 1260वां मिनट, तो उसके बाद जो है एक साथ फिर से चारों घंटी बजेंगे। तो 12 बजे एक साथ बजा दिया गया था। अब जैसे ही 1260 मिनट हो जाएगा वो फिर से एक साथ चारों के चारों घंटियाँ बजने लगेंगी। लेकिन 12 बजे बजाए थे, हमसे यहाँ पे कितना मिनट कितना घंटा नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कितना बजे। तो अब ये जो 1260 मिनट है इसको वापस से घंटे में बदल दीजिए। तो 1260 मिनट को अगर 60 से हम भाग दे देंगे तो अब घंटे में बदल जाएगा। तो ये देखिए कट गया, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब 21 घंटे के बाद, ठीक है, वापस से एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो 12 बजा था भाई, कब, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे पहली बार वो बजा था एक साथ चारों। ठीक है, अब 21 घंटा के बाद बोला है, तो अगर फिर से देखिए 12 बजा है अभी दोपहर का, 12 बजेगा वापस से 12 घंटे के बाद। ठीक है, अगर 12 घंटा होगा फिर से, देख कैसे बनाना वो देखिएगा, 12 घंटा वापस से इसके आगे बढ़ेंगे तो 12 बजे का रात हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटा ही अभी हुआ है, अभी 21 घंटा बनाना है ना, तो अभी 9 घंटा और, तो इसमें 9 घंटा और जोड़ दीजिए। तो 12 बजे रात के बाद 9 घंटा और जाएंगे तो 9 बजे सुबह होगा, तो 9 AM मॉर्निंग में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।